गुड इवनिंग क्लास। हाउ आर यू? क्लास विजन ट्यूटोरियल से मैं वीके मिश्रा आपके बीच में जो अब हमारी ऑनगोइंग सीरीज है सिंथेसिस की, उसको लेके आपके सामने प्रेजेंट हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि इन दिस सीरीज still we have already completed some methods of changing simple sentence to simple sentence। और इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक जितना पोर्शन कवर किया है उसमें सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम लोगों ने बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग जीरंड अभी तक कर चुके हैं। आज के इस सीरीज में हम लोग नेक्स्ट मेथड को चूज करने जा रहे हैं, दैट इज बाय यूजिंग फ्रेज इन एपोजिशन। क्लास आप जानते हैं फ्रेज इन एपोजिशन क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेज क्या है। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, यानी फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें वर्ब नहीं पाई जाती। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट है। इसमें इनकम्प्लीट सेंस आता है और किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसको यूज हम लोग करते हैं। तो फ्रेज इन एपोजिशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोजिशन? एपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड, यानी अगर हम किसी फ्रेज को किसी वर्ड के साइड बाय साइड लिख दें और वो फ्रेज उस पर्टिकुलर वर्ड का डिस्क्रिप्शन बता रहा हो, उसको एक्सप्लेन कर रहा हो, उसकी मीनिंग को ऐड कर रहा हो, तो दैट फ्रेज इज कॉल्ड फ्रेज इन एपोजिशन। उसको हम फ्रेज इन एपोजिशन कहते हैं। और जैसे मैंने सपोज एक एग्जांपल लिया, सचिन इज आवर कैप्टन, he scored 100 runs। तो इसमें आप क्लास देखिए कि सचिन इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 100 रन्स। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सचिन की विशेषता क्या बतला रही है? कौन सा पार्ट? आवर कैप्टन। तो हम क्या करेंगे, सचिन को ऐसे लिख लेंगे, सचिन कॉमा पुट करेंगे, आवर कैप्टन, फिर कॉमा पुट करिए, इस यहां नहीं कॉमा लगाना है, स्कोर्ड 100 रन्स। तो ये हमारा सेंटेंस फॉर्म हो गया। सचिन की विशेषता है आवर कैप्टन स्कोर्ड 100 रन्स। क्लियर? सेकंड सेंटेंस लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर was a famous poet, he wrote गीतांजलि। ये हमने दो सेंटेंस लिखे, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों को कंबाइन करके हमको एक सिंगल सेंटेंस, वो भी सिंपल का फॉर्म करना है। तो आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की क्या विशेषता है कि अ फेमस पोएट। तो आप इसको साइड बाय साइड लिख लीजिए, रविंद्रनाथ
रविंद्र नाथ टैगोर a famous poet wrote गीतांजलि। तो इस तरह से हम लोग क्लास इसको कर रहे हैं, दैट इज फ्रेज इन एपोजिशन। तो क्लास ये आपका फर्स्ट सेंटेंस था जिसमें सचिन इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 100 रन्स था। तो हमने लिख दिया सचिन, सचिन की विशेषता बतला रहा है आवर कैप्टन, कॉमा पुट करिए, देन स्कोर्ड 100 रन्स। अगेन रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ फेमस पोएट, ही रोट गीतांजलि। तो रविंद्रनाथ टैगोर कॉमा पुट करिए, उनकी क्या विशेषता है, अ फेमस पोएट, कॉमा पुट करिए, देन रोट गीतांजलि। तो इस तरह से हम लोग इसको फ्रेज इन अपोजिशन को यूज करने वाले हैं। क्लियर, समझ में आया? ओके, नाउ वन मोर सेंटेंस आई एम गोइंग टू टेक। इसका और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा द गीता इज अ holy book, it is the storehouse of knowledge. The Gita is a holy book, it is the storehouse of knowledge. इसको हमें चेंज करना है। पहले द गीता आप नोट कर ले, द गीता एक फेमस बुक है, हॉली बुक है, इज अ हॉली बुक। अब इसकी क्या विशेषता है, आप कह सकते हैं द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, आप चाहें तो दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो एक तो कर सकते हैं अ होली बुक, तो अ हॉली बुक कहां पुट कर दीजिए, इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। ठीक है क्लास, तो इस तरह से हम लोग फ्रेज इन एपोजिशन को यूज करते हैं। तो फ्रेज इन एपोजिशन क्लास में फिर से आपको बता दूं कि फ्रेज इन एपोजिशन एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसे सब ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। ऐसा फ्रेज है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साइड बाय साइड कॉमा के साथ पुट करते हैं और ये उसकी विशेषता बतलाता है। और दोनों सेंटेंस में से एक पार्ट को ये फाइनाइट वर्ब को रिमूव करता है। आप देखिए इसमें एक वर्ब थी इज, दूसरी भी थी इज, यानी दो फाइनाइट वर्ब थी। दो सिंगल सिंपल सेंटेंस में हमने एक को रिमूव कर दिया और दूसरे को यूज कर लिया, हमारा सेंटेंस बन गया क्या, सिंपल। ओके क्लास, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेने वाले हैं। एंड नेक्स्ट, तो क्लास ये हमारा नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है क्लास, मैं आपको बता दूं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मींस इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट कर दे, जो सब्जेक्ट को सेपरेट कर दे, वो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। जैसे मैंने आपको जब पार्टिसिपल का यूज बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उस केस में मैंने आपको बताया था कि इन दैट केस सब्जेक्ट्स आर सेम। देखिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। आई सॉ द टाइगर, फुल स्टॉप, आई रैन अवे। ये मैंने पार्टिसिपल के लिए बताया था। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें एग्जांपल इसका लेते हैं,
द सन रोज, द फॉग डिस्पर्स्ड। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यहां पर देखिए दो सेंटेंस हैं, दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है। जब दोनों में सब्जेक्ट सेम हो उस केस में हमको यूज करना होता है पार्टिसिपल। दूसरे केस में आप देखिए, एक में सब्जेक्ट है द सन और दूसरे में सब्जेक्ट है द फॉग। इस केस में हमको क्या करना है, पार्टिसिपल को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ध्यान दीजिएगा, जब हम इस सेंटेंस को बाय यूजिंग पार्टिसिपल कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सॉ को आपको फर्स्ट फॉर्म बना लीजिए, सीइंग कर दीजिए, सीइंग द टाइगर, कॉमा लगाइए, आई रैन अवे। ये मैंने बताया था। इसका मतलब कि टाइगर को देख करके मैं भाग गया, तो करके यह हुए यहां संसार है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि द सन रोज द फॉग डिस्पर्स्ड, तो यहां पर सन के राइज होने में, फॉग के डिस्पर्स होने में, दोनों घटनाओं में थोड़ा गैप है। यानी हम कौन सा पार्टिसिपल यूज करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस V3। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हैविंग प्लस V3 को हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, आई टुक माई डिनर, आई वेंट टू बेड। मैंने अपना डिनर लिया, मैं बिस्तर पर चला गया। यानी डिनर लेने और बिस्तर पे जाने के बीच में थोड़ा सा गैप है। उस केस में मैंने आपको बताया था कि आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है जब दोनों घटनाओं के बीच में गैप हो प्रॉपर, तो उस केस में हमको परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस V3 का यूज करना है। तो आप देखिए, हैविंग टेकन माई डिनर, कामा पुट कर लीजिए, आई वेंट टू बेड। आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो हमने सेकंड सेंटेंस बताया। अब हम सेम चीज यहां करने वाले हैं कि जैसे देखिए खाना खाने और बिस्तर पर जाने के बीच में गैप है, तो हमने परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया। ठीक है, यहां भी देखिए सनराइज होने में और फॉग के डिस्पर्स होने में गैप है, तो यहां भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए सब्जेक्ट दोनों केस में आई है, बट यहां पर सब्जेक्ट द सन है और द फॉग है। जब हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हो उस केस में हमें इस पार्टिसिपल को कहाँ यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद। तो आप यहां लिखेंगे द सन हैविंग risen, the fog dispersed। तो इस तरह के यूज को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यानी जब हमारा सब्जेक्ट ऐसा हो जो कि हमारे पार्टिसिपल को सेपरेट कर दे बाय पुटिंग कॉमा, तो उस टाइप के यूज को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगर क्लियर सिंपल से लैंग्वेज में बात करें तो पार्टिसिपल का सब्जेक्ट के बाद में किया गया इस्तेमाल जिसमें वो सेपरेट हो जाए उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्लियर, समझ में आया? तो क्लास अब नेक्स्ट मेथड जो हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आप देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ही इज हार्ड वर्किंग, he is honest। एक he is hard working एक सेंटेंस, he is honest दूसरा सेंटेंस। हमको दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल में चेंज करना है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं एंड का प्रयोग,
तो हम लिख सकते हैं ही इज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। इस तरह से ये कंजंक्शन का यूज हो गया। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप ही फेल्ड। दो सेंटेंस दोनों अपोजिट आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ तो ये सेंटेंस बता रहा है कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, दूसरी तरफ ही फेल, वो फेल भी हो गया। तो इस केस में हमको एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लेना पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होगा के बावजूद। तो उसके बाद क्या करना है, वर्क को हमें वर्किंग करना है। इसका मतलब कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो करने सेंस आ रहा है, यहाँ जीरंड का यूज कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा पुट करिए, देन ही फेल्ड। ठीक है क्लास, तो ये हमारा नेक्स्ट यूज था, नेक्स्ट मेथड। इसके साथ में कुछ और भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि आप किसी सेंटेंस में TOO का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब टू। तो देखते हैं एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लेके इसका भी। तो बाय यूजिंग एडवर्ब TOO, एडवर्ब टू से भी हम किसी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इस TOO की मीनिंग क्या है। TOO बहुत अधिक के सेंस में आता है, एक्सेस के सेंस में आता है, बहुत ज्यादा। जैसे हमने लिखा ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। The lion was very old, he could not catch his prey। लायन बहुत बूढ़ा हो गया था, अपना शिकार नहीं पकड़ सकता था। तो हम TOO को जब यूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्लास, ही इज वेरी की जगह पर TOO लगाना है। तो ये हो जाएगा ही इज TOO वीक, और दूसरे पार्ट से मेन वर्ब को लेके उसके पहले हम TOO का यूज कर लेते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि फर्स्ट सेंटेंस में से वेरी को हटा के TOO लगा देना है और वीक लिख लेना है। दूसरे पार्ट से मेन वर्ब लेके उसके पहले TOO लगाना है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, द लॉयन वाज वेरी ओल्ड। तो द लॉयन वाज, वेरी की जगह TOO लगा लीजिए, टू ओल्ड। और दूसरे पार्ट में देखिए कैच हिज प्रे पूरा ले लीजिए, और एक कैच मेन वर्ब है, इससे पहले टू लगा दीजिए, TOO, टू कैच हिज प्रे। यानी लॉयन इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया था कि अपना शिकार भी नहीं पकड़ सकता था। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट मेथड का यूज करके क्या किया, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस में चेंज किया, और इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। क्लास अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और मेहनत करने का मन करता है। दूसरी चीज कि बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको इजी लैंग्वेज में इस इजी मेथड से ये सिंथेसिस समझ नहीं आती, किसी दूसरे मेथड से समझ में नहीं आती। तो इस इजी मेथड
को वो ट्राई कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल का जो बटन है वो प्रेस कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सारे वीडियोस को यूज कर पाएं। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। अपने सिंथेसिस के नेक्स्ट पार्ट में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सब को प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।